विरासत बचाओ यात्रा के तहत आपका यहाँ आना हुआ है। किस तरह की विरासत बचाने की बात की जा रही है? देखिए, इस मुल्क की आज़ादी की लड़ाई के सबसे बड़े नायक का नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। उनके साथ आज़ादी की लड़ाई में भी और आज़ादी के बाद देश की गरीबी दूर करने का काम गोदान आंदोलन से संत विनोबा ने किया और भारत छोड़ो आंदोलन से लेकर के संपूर्ण क्रांति आंदोलन तक करने थे जयप्रकाश नारायण ने किया। इन तीनों की विरासत की शक्ल में बनारस में पिछले 60 बरस से सर्व सेवा संघ प्रकाशन केंद्र था, गांधी विद्या संस्थान था और सर्वोदय के काम में लगने वालों का एक प्रशिक्षण केंद्र था। वहाँ एक बालवाड़ी थी, योग चिकित्सा केंद्र था और चारों तरफ से जब जब कोई भी सवाल उठता था तो संवाद की जगह रहती थी, मुलाकात की जगह रहती थी। पिछले दिनों मई के महीने में भारत सरकार ने जाने किस वजह से उस जमीन को जो लाल बहादुर शास्त्री के आदेश से मिली थी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की चिट्ठी पर मिली थी, संत विनोबा भावे के आग्रह से मिली थी और जहाँ जयप्रकाश नारायण जी के आग्रह पर गांधी स्मारक निधि ने भवन बनाए थे, उसको उन्होंने कहा कि ये सब फर्जी था। इतने बड़े बड़े देश बनाने वालों ने गलत काम किया, सरकारी जमीन पर कब्जा किया, अब ये जमीन हमारी। अदालत में सुनवाई नहीं हुई और पिछले दिनों अगस्त महीने में बुलडोजर लगा करके उसको जमींदोज कर दिया और उसका एक हिस्सा गांधी विद्या संस्थान आरएसएस की अगुवाई में चलने वाले इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र को सौंप दिया गया। ये नाइंसाफ़ी है, हम इसके खिलाफ देश को बताने निकले हैं क्योंकि मीडिया की पेशबंदी के कारण, मीडिया पर नियंत्रण के कारण ये बातें सामने आई नहीं। अब हम लोग कस्बे कस्बे जाके आप सब जैसे मीडिया मित्रों की मदद से बताने जा रहे हैं और जैसे आज इस कॉलेज में मीटिंग हुई, ऐसे जो समाज की निगरानी करते हैं, समाज को दिशा देते हैं, उन पब्लिक इंटेलेक्चुअल से मिलने वाले। आपने कहा पत्र में हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक संगठन का जिक्र किया, वो कौन लोग हैं? नहीं, संगठन तो इस समय सबसे बड़ा वही है जिसका हुकूमत का कब्जा, उसका नाम है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिसने आज़ादी की लड़ाई के दौरान उसके सबसे बड़े नेता महात्मा गांधी की हत्या की कोशिश की। इसके बड़े नेताओं ने अंग्रेजों से माफ़ी मांग के, अंग्रेजों से वजीफा दे करके हुकूमत की जीवनी दी और आज पिछले 8 बरस से 9 बरस से दिल्ली की हुकूमत पर कब्जा है, लखनऊ की हुकूमत पर कब्जा है और वो पूरी तरह से दबंगई कर रहे हैं, सांप्रदायिकता की राजनीति कर रहे हैं, बांटो और राज कर रहे हैं। क्या लगता है इस यात्रा से कोई परिवर्तन आएगा? क्या सरकार पर प्रभाव पड़ेगा? देखिए, ये मुल्क जमहूरियत का मुल्क है। अब सामंतों का ज़माना नहीं, अंग्रेज़ों का ज़माना नहीं, नवाबों और राजाओं का ज़माना नहीं। आम लोग जो बात जान जाएंगे, इंसाफ पसंद है हिंदुस्तान के लोग, बाकी दुनिया के लोग भी इंसाफ पसंद है। अगर उनको मालूम होगा नाइंसाफ़ी हो रही तो हमारे साथ करेंगे। अभी तो लोग खबर ही नहीं है कि 60 बरस पुरानी बिल्डिंग, जहाँ से 3 करोड़ किताबें शाया हुई, देश के करीब करीब हर हिस्से में 72 रेलवे स्टेशनों पर इनका बुक स्टॉल चलता है। उसको आपने जमीन नाजायज कब्जा लाल बहादुर शास्त्री ने कराया, राजेंद्र प्रसाद ने कराया, आचार्य विनोबा ने कराया, जयप्रकाश नारायण ने कराया। शर्म नहीं आती है आपको? हुकूमत में बैठ के तो जो चाहे सो करेंगे। हमको लगता है कि ये बात जब फैलेगी इसका फैसला होगा। अभी फैसला होगा तो बहुत अच्छा, हुकूमत जाग जाए, सुलझ जाए, माफ़ करें, अपने से माफ़ी मांगे। लेकिन अगर नहीं सुलझा तो मई में तो निश्चित ही सुलझेगा जब देश की बड़ी पंचायत बैठेगी, नई हुकूमत चुनेगी। जिस तरह से ऐतिहासिक स्थलों के नाम बदले जा रहे हैं, इस पर आपका क्या विचार है? ये नादानी है। आप उन ऐतिहासिक स्थलों का नाम बदल के क्या हासिल करना चाहते हैं? इलाहाबाद का नाम प्रयागराज करने से वहाँ का गरीबी बेरोजगारी दूर हो जाए, वहाँ अपराध कम हो जाए, वहाँ औरतें सुरक्षित रहें, गरीब को एक राहत मिले। तो इसमें आप कोई भी नाम रख दीजिए, लेकिन नाम बदलने से तो कुछ होता नहीं है। खाली एक बहस आम लोगों में चलती है कि नाम बदल दिया, नाम बदल दिया। नाम बदलते रहिए, काम न बदलिए। हम चाहेंगे आप काम बदलिए। जिस तरह की बिल संसद के अंदर लगातार आ रहे हैं, उसको लेकर जो सोशल वर्कर हैं ऑल इंडिया स्तर पर, वो क्यों नहीं बोलते? ऐसी क्या जरूरत पड़ी आकर के अब यात्रा ही जरूरी है? देखिए, ये जो समय है ये बहुत नाजुक समय है। जो लोग आपके बीच में आए हैं ये बहुत लंबे अरसे से समाज में काम कर रहे हैं और इनके लिए जगहें घटती जा रही हैं। एक जगह होती थी सोशल वर्कर के लिए समाज में, तो दिल्ली में मीटिंग करना नामुनासिब हो गया। पुलिस से इजाज़त लीजिए तब आप मीटिंग कर सकते हैं। और
मीडिया में दिखना नामुमकिन हो गया। एक आदमी था जो मीडिया में हिम्मत से बोलता था, उसको नौकरी छोड़नी पड़ी। लेकिन दूसरी तरफ समाज में जान है, समाज में इंसाफ के लिए यकीन है। तो जब रवीश कुमार ने आम आदमी एनडीटीवी छोड़ा, उसके पीछे एक आदमी नहीं था। आज 70 लाख लोग उसके सब्सक्राइबर हो गए। ऐसे ही संदीप पांडे को जब DHU से हटाया गया RSS के वाइस चांसलर की वजह से, तो संदीप पांडे ने खत लिखा दुनिया के लोगों के नाम, थू हुई। लेकिन आज संदीप पांडे को सारे देश में एक जानकार के तौर पर माना जाता है, स्वीकारा जाता है। अब क्या मानते हैं, जिस तरह विपक्ष के कुछ नेता सरकार के मुद्दों को लेकर लड़ रहे हैं और उन्हें ईडी और दूसरी संस्थाओं के द्वारा जांच करा करके जेल भेजा जा रहा है, आप किस नजरिए से देखते हैं? क्या जितना जुल्म हुकूमत करेगी, आम लोगों की हमदर्दी उतना जुल्म के शिकार लोगों के साथ होगी। आप मुबारक दीजिए विपक्षी नेताओं को कि नींद से जागते हैं। अभी तो शिकायत हमको यही थी कि वो बोलते ही नहीं थे, वो आपस में ही एक दूसरे के साथ तकरार करते थे। हुकूमत आज़ाद बेलगाम घोड़े की तरह से पूरा खेत चल रही थी। और ये सब राफेल में हुआ, अंबानी के साथ हुआ, अडानी के साथ हुआ। लेकिन अब विपक्ष जब जागा है तो आम लोगों को एक मंच मिला है और हमें पूरा यकीन है और निकटता आएगी और केरल से कश्मीर तक पूरा मुल्क एक साथ बदलाव के लिए खड़ा है। अभी हाल ही में कुछ पत्रकारों के यहाँ छापेमार कार्रवाई हुई। क्या लगता है कि प्रेस की आज़ादी को छीना जा रहा है या ये विभाग की जो कार्रवाई हो रही है सही है? आपके नजरिए से क्या है? इसमें हमारे दोस्त डॉक्टर संदीप पांडे के भी कई निकट के परिचित हैं। इनके लेख इनमें से कई चैनल्स में मीडिया में आते हैं। मैं चाहूँगा कि वो आपको जवाब डॉक्टर संदीप। देखिए, ये सरकार आने के पहले मेरे लेख कुछ राष्ट्रीय अखबारों में छप जाते थे। जैसे दैनिक जागरण में 3-4 महीने में एक लेख छप जाता था। लेकिन ऐसा लगता है कि जब से ये सरकार आई तब से किसी ने वहाँ कोई स्विच ऑफ कर दिया है, जो हमारे नाम का स्विच था। तो ये जाहिर है कि अब मीडिया पे पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार का कब्जा हो गया है। RSS के लोग बैठे हैं बड़े बड़े मीडिया घरानों में, जो ये तय कर रहे हैं कि क्या छपेगा क्या नहीं छपेगा। तो ऐसे समय में बड़े बड़े पत्रकारों को अपने अखबार छोड़ के, टीवी चैनल छोड़ के अपने अपने पोर्टल चलाने पड़ रहे हैं। और जब वो, क्योंकि आपने उनके लिए जगह छोड़ी नहीं, लेकिन जो पत्रकार है या जो आज़ाद ख्याल का व्यक्ति है वो तो भाई अपनी बात कहेगा ही, अपनी बात लिखेगा ही, भले ही आप उसके खिलाफ मुकदमा करें, भले ही आप उसको जेल भेजें। तो यही हो रहा है, जो लोग सरकार के खिलाफ लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, उनको जेल भेजा जा रहा है। हमारे कई साथी भीमा कोरेगांव मामले में जेल में, कई साथी जो CA NRC के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा था उसमें हिस्सा लेने के कारण उनके ऊपर झूठे मुकदमे लगा के कि उन्होंने दंगे कराए, जिन्होंने भड़काऊ भाषण दिए और नारे लगाए, उनका आज तक कुछ नहीं हुआ। लेकिन वो दिल्ली में पढ़ने वाले छात्र नौजवान सब जेलों में। और आप देखिए अभी फिर ये छापे पड़े हैं 3 तारीख को। तो ये जो कुछ हो रहा है ये दिखाता है कि सरकार बहुत घबराई हुई है। वो नहीं चाहती है कि उसकी सच्चाई को उजागर किया जाए और वो विपक्ष की हर एक आवाज़ को दबा देना चाहती है। लेकिन ये इस मुल्क ने ये दिखाया है कि जब भी यहाँ के शासक तानाशाह हुए तो जनता ने बगावत की और हुकूमत को बदला। क्या लगता है 2024 में परिवर्तन होगा, नई हुकूमत आएगी? देखिए, जो इंडिया अलायंस बना है, अगर उसकी जो रणनीति है कि भारतीय जनता पार्टी के एक उम्मीदवार के खिलाफ एक उम्मीदवार खड़ा किया जाए, और मैं आपको ये भी बता दूं कि हम लोग की कोशिश है कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ प्रोफेसर आनंद कुमार बनारस से खड़े हों, बशर्ते इंडिया अलायंस सपोर्ट करे। अगर इंडिया अलायंस सपोर्ट करेगा तो एक उम्मीदवार मजबूत होगा हर जगह। और उस स्थिति में कुछ राज्यों को छोड़ के, शायद उत्तर प्रदेश में अगर बहन जी साथ नहीं देंगे तो वो नहीं हो पाएगा, तो कुछ राज्यों को छोड़ के ऐसा लग रहा है कि बाकी ज़्यादातर राज्यों में ये रणनीति सफल हो जाएगी। और उस समय भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत मुश्किल आएगी, क्योंकि सिर्फ 39% वोट उनको पिछले चुनाव में मिले, यानी कि जो बहुमत है मतदाताओं का वो अभी उनके साथ नहीं है।
और अगर इंडिया गठबंधन से अजय राय फिर से बनारस से मैदान में वो क्या करेंगे? नहीं तो बहुत मुबारक बात होगी और हम लोग उनकी जीत की कामना करेंगे, उनके लिए काम जी करेंगे। नहीं, इंडिया अलायंस का कोई उम्मीदवार खड़ा होगा तो फिर आनंद जी नहीं लड़ेंगे, लेकिन अगर वो हमारे लिए सीट छोड़ते हैं इस देश के जन संगठनों, जन आंदोलनों, बुद्धिजीवियों के लिए, तो फिर हम लोग इनको जरूर उतारेंगे। थैंक यू सर।